हेलो फ्रेंड्स, युद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 2 है, भाग 2 है आज। ठीक है। और ये जनरल स्टडी है। 26 से 50 क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। इसका पूरा डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल संधि जोड़ने वाले निकाय। देखिए जल संधि है, जोड़ने वाले निकाय। पहला क्या, हार्मोज जल संधि। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, बिल्कुल सही है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। मलक्का जल संधि जो है जावा सागर और सेल्बीज सागर को जोड़ता है, ये जो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका होगा मलक्का अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को अलग करता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आइए कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए पाक जल संधि, ठीक है, ये किसको करता है, इसको जोड़ती है मानर की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। मतलब हार्मोज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करता है, मतलब जोड़ती है। जिब्राल्टर क्या होता है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और मलक्का क्या है, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। और पाक जल संधि मानर की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। चलिए ये इसका ऑप्शन ए सही हो गया। 27 में देखिए, उच्च न्यायालय 27 क्या बोल रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ए कह रहा है उनका वेतन एवं पेंशन संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होता, ये गलत है। बी देखिए, उनका वेतन राज्य की संचित निधि से और पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए अभी जब मिल गया आंसर तो ये बी सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं ना, वो मान लीजिए अभी झारखंड राज्य के हैं, ठीक है, तो कल फिर कहाँ चल जाएंगे, मान लीजिए उड़ीसा चले गए, बिहार चले गए, तो हर जगह तो जो उनको वेतन मिल रहा है, अभी झारखंड में है तो झारखंड का वेतन मिलेगा, उड़ीसा में है तो उड़ीसा से वेतन मिलेगा, और अगर मान लीजिए कहीं और बिहार में है तो बिहार का वेतन मिलेगा। लेकिन पेंशन क्या होता है, पेंशन तुम्हारे सब जगह, तो पेंशन किसी एक राज्य तो कोई तैयार नहीं हुआ कि हम, अरे मेरे पास भी रहे थे 2 साल मेरे साथ रहे थे, 2 साल उसके साथ रहे थे, तो इसके साथ रहे थे, तो इसलिए जो इनका पेंशन है वो कहाँ से होता है, यहाँ पे देखिए केंद्र की संचित निधि से दी जाती है, तो इसका ये कारण है, तो बी इसका आंसर सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको बाकी ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 28 नंबर देखते हैं। 2 स्थिति आवेश के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है कूलम्ब्स का नियम होता है। ठीक है, कूलम्ब्स का नियम होता है। आइए देखिए इसका आंसर है कूलम्ब्स का नियम। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। कूलम्ब्स का नियम क्या कहता है, 2 बिंदु जैसे मान लो Q1 और Q2 के बीच में जो लगने वाला स्थिति होता है उसको विद्युत बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं, F कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या बोलता है, उनके बीच की जो दूरी होती है वो R होती है का व्यनुक्रमानुपाती होती है, मतलब F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के स्क्वायर के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसका टू K आ जाएगा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 स्थिति आवेश, देखिए आवेश 1 और आवेश 2 है, के बीच लगने वाले बल, जो दोनों फोर्स, दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उनकी मात्राओं के गुणनफल के क्रमानुपाती होता है, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और होता है अनुक्रमानुपाती होता है, और जो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, तो कूलम्ब्स का नियम होता है। ठीक है, अब देखिए ओम्स के नियम भी हम लोग देख लेते हैं। ओम्स का नियम होता है V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट है, और R है रेसिस्टेंस। ठीक है, किरचॉफ भी देख लेते हैं, वह विद्युत परिपथ में धारा और वोल्टेज का वितरण करता है। ये क्या करता है, धारा और वोल्टेज का वितरण करता है। ठीक है, देखिए इसका और पढ़ लेते हैं। इसे इस संधि नियम या बिंदु नियम भी कहते हैं, इसे संधि या बिंदु नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली धारा का योग उस जंक्शन से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब कहता है कि जितना धारा इंटर करेगा ना उतनी धारा बाहर निकलेगा, ये किरचॉफ का नियम। ठीक है,
चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, 28 नंबर क्लियर हो गया। अब आके देखते हैं 29 नंबर। देखिए क्या है, इसको पहले हम मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ठीक है, देखिए आगे। चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? ये इसका आंसर हो जाएगा सर हेनरी लॉरेंस। इसको याद कर लीजिए। देखिए बता, चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर हेनरी लॉरेंस ने किया था। चिनहट का युद्ध हुआ था कब? 30 जून 1857 में हुआ था। ठीक है, लड़ा गया था। चिनहट के युद्ध में लखनऊ शहर के पास अंग्रेजों को हराकर हार का सामना कर, अंग्रेज हारे थे इसमें। ठीक है, अंग्रेज हार का सामना करना पड़ा था अंग्रेज लोग को। चिनहट के युद्ध में भारतीय विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व अहमद उल्लाह शाह ने किया था, भारत से नेतृत्व। इसका डंका शाह के नाम से जाता है इसको, इसका इनका उपनाम है, नाम क्या जाना जाता है? डंका शाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सर हेनरी लॉरेंस। चलिए आइए 30 नंबर में देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब डिक्शनरी के अनुसार से इसको अरेंज करना है। ठीक है, उसके अनुसार अरेंज करना है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखिए सब पी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे आर भी सब में है, फिर देखेंगे ई भी सब में है। ठीक है, ई भी सब में है। उसके बाद पी आ रहा है, पी भी सब में है। उसके बाद क्या, ओ भी सेम है? नहीं, देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, तो पहले क्या आता है? ए आता है। ठीक है, और किसी में देखिए ए पहले होगा तो 2 नंबर ऑप्शन कोई है? देखिए सिर्फ ये है, तो आंसर उसका हो जाएगा ए। बाकी देखने का जरूरत भी नहीं है। चलिए ए हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड किसे माना जाता है? ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड किसे माना जाता है? इसका हो जाएगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत होता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत होता है वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड कहा जाता है इसको, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब इसको देखते हैं क्या है इसका मतलब। देखिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड का है। कार्ल मार्क्स जो है, देखिए कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का विकास उत्पादन के साधनों के लिए होने वाले संघर्ष से ही तय होता है। मतलब कार्ल मार्क्स के अनुसार बोलता है समाज का विकास जो होता है उत्पादन के साधनों, जैसे उत्पादन करने के लिए कोई वस्तु को उत्पादन करना है हमको, तो जो भी साधन उसमें लगेगा उसमें वो संघर्ष करना पड़ता है उसको करने के लिए। ठीक है, तो मार्क्स के अपना प्रथम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वर्ष 1848 में प्रकाशित किया था। इनका बुक देखिए, कार्ल मार्क्स का पूछता है क्या नाम है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, कब लॉन्च किया था? 1848 में। ये पूछता है, कार्ल मार्क्स का बुक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में किया था। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे देखते हैं। ये हो गया। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ग्राम पंचायत, तो ग्राम सभा के प्रति होगा। सी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। 32 का सी हो जाएगा। देखिए 1864 में भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया गया तथा 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायत को कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। किसने? देखिए इसको लिख लीजिए। 1870 में किसने? लॉर्ड मेयो ने पंचायत को कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। क्या प्रदान किया? कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया। किसने? पूछ सकता है, लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 33 नंबर सूची 1 और 2 को मिलान करना है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम क्या है? किसने दिया था? ये फ्राइडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम फ्राइडे ने दिया था। अति चालकता का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन वर्डिन ने। कहाँ पे है? प्रोफेसर जॉन वर्डिन ने दिया था। मैसन नामक कण की खोज किसने किया था? डॉक्टर युकावा। सीधे आइए, मैसन किसने? युकावा ने किया था। पौधों में चेतना की खोज किसने की थी? जेसी बोस ने। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन देखिए। ठीक है, सी हो जाएगा। देखिए ए का 2 हो गया। ठीक है, बी का 4 हो गया, बी का 4 हो जाएगा ना। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ठीक है, ये होगा, ए होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए
5 आदमी हैं, ठीक है, 5 आदमी और 4 औरत के एक पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि औरत सम स्थानों पर हो। इसमें कुल कितने क्रम बन सकते हैं, मतलब मेल कितना है 5 है और फीमेल कितना है 4 है। अब क्या बोल रहा है, इसको अरेंज करना है, पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि औरत जो है फीमेल है वो हमेशा सम मतलब इवन में आए, इवन में रखा जाए उसको। तो इससे कुल कितने संख्या बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहले क्या है, देखिए सम स्थान पे कौन सा आ सकता है। देखिए दोनों को जोड़ेंगे 4 5 9, टोटल 9 स्थान है। अब हम सम देखेंगे 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, ये हो गया। अब देखिए औरत को हमको अरेंज करना है, तो जब भी अरेंज करना होता है ना तो हमको परमुटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और जब मान लो हमको टीम बनाना है तो हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4p4, ठीक है। इसमें हो जाएगा 4 3 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। तो इसको कितना हो जाएगा देखिए इंटू कीजिए तो 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 तरीक़ा से हम फीमेल को बैठा सकते हैं। अब देखिए शेष 5 स्थानों पर पुरुष होंगे, पता है। अब देखिए 5 स्थानों पर पुरुष होंगे तो 5 स्थानों पे कौन कौन बच्चा, देखिए लिखिए यहाँ पे शेष 5 स्थानों पर कौन होंगे, पुरुष होंगे, ठीक है, पुरुष होंगे। तो कहाँ कहाँ आएंगे पुरुष, देखिए 5 4 3 2 1, इसको इंटू कीजिए 120 आ जाएगा, ठीक है। अब कुल संभावना कितना हो जाएगा, कुल यहाँ पे लिख देते हैं, कुल संभावना होगा कितना 120, ये हो गया मेल का, फीमेल का 24 तरीके से बैठा सकते हैं। क्योंकि इसमें नहीं बोला है कुछ भी, इसमें बोला है फीमेल में कि हमेशा ये इवन स्थान पे ही आएगी, ठीक है, बैठेगी। तो ये हो गया। तो ये दोनों को जब इंटू करेंगे तो 2880 आंसर आएगा, जो कि सी में ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर देखेंगे। देखिए पहला देखते हैं क्या है, आइन अकबरी के लेखक अबू फजल थे, बिल्कुल सही है। खुदाकस्त वैसे किसान थे जो दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे, नहीं ये गलत है। देखिए खुदाकस्त वैसे किसान थे जो अपने गांव में रहकर खेती करते थे, ठीक है, अपने गांव में रहकर खेती करते थे। मालिक या जमीन का स्वामी कहा जाता था, इनको ज़मीन का स्वामी कहा जाता था, तो ये गलत है। दूसरे में नहीं आते थे, अपने ज़मीन पे खेती करते थे अपने गांव में रहकर। अब तीसरा क्या बोल रहा है, पाहिकस्त ऐसे किसान थे जो अपने गांव में ही रहकर खेती करते, नहीं ये भी गलत है, ये उल्टा हो गया। देखिए ये वाला इसमें हो जाएगा और ये वाला इसमें हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इसका क्या आंसर होगा, इसमें पूछ रहा क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो 2 और 3 असत्य है, 1 सही है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, जीव एक मसल संरचना है जिसके निम्न कार्य हैं। जीव का क्या कार्य है पूछ रहे हैं। देखिए पहले क्या बोल रहा है, भोजन का स्वाद ग्रहण करना सही है, बोलने में मत करना सही है, दांत के भीतरी सतह को साफ रखना ये भी सही है, मतलब तीनों सही है, ठीक है। इसका हम लोग थोड़ा डायग्राम में देख लेते हैं कैसे जीव, मान लीजिए जीव ऐसे होता है, ठीक है। हम इसको डायग्राम थोड़ा सा कलर बना लेते हैं। देखिए ये जो नमकीन यहाँ जो होता है ना, ये पार्ट जो है, इस पार्ट में क्या होता है, मीठा लगता है, मीठा का स्वाद पता चलता है, ठीक है। आगे देखिए ये जो मान लेते हैं यहाँ जो पार्ट है, ये जो ऐसे पार्ट है, ये जो ऐसे पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नमकीन लगता है, यहाँ पे नमकीन पता चलता है, ठीक है। आगे देखिए ये जो पार्ट है ऐसे और ये जो पार्ट है ऐसे, ये क्या है, ये खट्टा लगता है, खट्टा स्वाद पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए और जो यहाँ का जो भाग है, ये जो भाग है, ठीक है, ये जो भाग है इसमें यहाँ पे क्या लगता है, कड़वा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे बुक में गलती लिखा हुआ है, बोलता है कि इस भाग में कड़वा लगता है, नहीं ये गलत है। यहाँ पे कड़वा, यहाँ पे कोई स्वाद नहीं है। यहाँ पे सबसे जो टिप है हमारा वह मीठा लगता है, उसके बगल में है नमकीन लगता है, उसके ऊपर खट्टा लगता है, पीछे का जो पार्ट है कड़वा लगता है, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। 37 बोल रहे हैं ABC एक कार्य को क्रमशः 24, 9 और 12 दिन में कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो B तथा C मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य एक ही दिन में पूरा करेगा। सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे क्या है, A B C,
ए को कार्य करने में 24 दिन लगता है, ठीक है, पूरा कार्य करने में। बी को 9 दिन लगता है। सी को कितना लगता है, 12 दिन लगता है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ठीक है, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम तो ले लेंगे ना आप लोग। देखिए 24, 9 और 12, इसको करेंगे किससे, 3, 24, 3 9, 3 4 12, फिर 2 से ले लीजिए, 2 4 8 3 2, फिर 2 से ले लीजिए 2 3 1 6 12 6 72 आ गया। अब देखिए, अब 24 से करेंगे तो क्षमता कितना हो जाएगा, 3 बार में, ठीक है। मतलब ए का 24 दिन में एक पूरा काम करता है और क्षमता उसका एक दिन में 3 का है, ठीक है। उसी तरह बी का कितना हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा, और सी का 6 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है कि बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया, बी और सी 3 दिन काम किया। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा 14 इंटू 3, 3 दिन काम किया, एक दिन का काम 14 है, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 12 42 काम हो गया ख़त्म, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी और सी चला गया, इसको मिटा देते हैं। बी और सी चला गया तो 72 पूरा काम है, -42 कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा, 30 काम बच गया। तो 30 काम को अकेले कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का क्षमता कितना है, 3 है, तो 10 दिन में पूरा करेगा। ये कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। देखिए कितना सिंपल है, एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। जापान के द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा लगाएंगे, उसका उससे छोटा, उसके उससे छोटा, ठीक है। तो इसमें से जापान का जो द्वीप है उसको देखना है। तो देखिए 4 द्वीप हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे 4 द्वीप हैं, ऐसे ऐसे 4 द्वीप हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप से घटते क्रम में लगाना है। तो इसका देखिए कौन है, होन्सू यूसु, इसको, ठीक है। तो इसमें सबसे हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है। ए इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिए, इसको समझना नहीं, इसको सीधे याद कर लेना है, ठीक है। होन्सू, होकाइडो और क्यूसो और शिकाऊ, ठीक है, ये है इसका आंसर, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं देखना है हमको। अब देखिएगा, 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है। अगर उत्तर से दक्षिण बोलेगा ना, तो क्या करना है, पहले हमको लिखना है उत्तर से दक्षिण में होकाइडो, ठीक है, होकाइडो। उसके नीचे आएंगे होन्सू, होन्सू हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो आएगा शिकाकू, ठीक है। उसके नीचे आएगा क्यूसू, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण क्रम में है, और बड़े से छोटा बोलेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 39 में क्या बोल रहा है। 39 क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा के विघटन के कारण विधायक पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, लोकसभा में लंबित सभी विधायक समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन समझिए पहले, लोकसभा के विघटन के कारण विधायक पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब मान लीजिए कोई बिल है और लोकसभा विघटित हो गया, मतलब अभी चलन में नहीं है, तो विधायक पर क्या असर पड़ेगा ये बताना है। तो पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि लोकसभा में लंबित सभी विधायक समाप्त हो जाते हैं, चाहे उनकी उत्पत्ति लोकसभा से हुई हो या राज्यसभा से पारित होकर आई हो। तो ये बिल्कुल सही है। लोकसभा में लंबित सभी विधायक समाप्त हो जाते हैं, चाहे उनकी उत्पत्ति लोकसभा से हुई हो या राज्यसभा से, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोला, राज्यसभा में लंबित विधायक जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किए गए हैं हो वह विघटन पर समाप्त नहीं होती हैं, ये भी सही है। राज्यसभा में लंबित विधायक हैं जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, वे विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक के लिए बुलाए गए विधायक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाते हैं, नहीं, ये गलत है। क्योंकि देखिए संविधान के अनुच्छेद 107 में बताया गया है कि के अनुसार यदि राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग होने से पहले ही संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी है तो वह विधायक समाप्त नहीं होगा, इसलिए कथन 3 गलत है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बुलाए गए विधायक लोकसभा में विघटित पर समाप्त हो जाते हैं, नहीं, समाप्त नहीं होते हैं, 3 गलत है। तो क्या होगा, कौन सा सही पूछ रहा है, तो 1 और 2 सही है। चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, पहला बोलता है, 1 मिनट थोड़ा सा हम ये छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए पहला क्या बोला, अगर 1 मिनट,
चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहला क्या बोल रहा है, एक मिनट। देखिए पहले अगर देखेंगे बिल, स्थिति और प्रभाव क्या पड़ता है बिल पर, ठीक है। स्थिति और प्रभाव पहला देखिए, पहला क्या बोलता है, लोकसभा में लंबित है। लोकसभा में लंबित है तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लोकसभा में अगर लंबित रह गया ना कोई भी बिल तो वो लोकसभा स्थगित हो जाता है तो समाप्त हो जाएगा, बिल भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है लोकसभा से पारित हो जाएगा पर राज्यसभा में लंबित है तो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोकसभा भंग हो गया तो ये समाप्त हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा में लंबित है पर लोकसभा द्वारा पारित हो गया, पारित है तो समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। क्यों, राज्यसभा में लंबित है, ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित हो गया है तो विधायक समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। चौथा देखिए, दोनों सदनों से पारित राष्ट्रपति के पास है, लंबित है, राष्ट्रपति के पास लंबित है, दोनों सदनों से पारित हो गया पर राष्ट्रपति के पास लंबित है तो समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक, क्योंकि दोनों से पारित हो गया है लेकिन राष्ट्रपति का अनुमति बचा हुआ, राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है तो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। पांचवा देखते हैं, अगर दोनों सदनों से पारित राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाया, मान लीजिए, मतलब बोला दोनों सदनों से पारित हो गया है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसको फिर से लौटा दिया कि फिर से इसमें कुछ कुछ चेंज होना चाहिए, भेज दिया तो भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, तो भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, एक और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या है। छठा देखिए, संयुक्त, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछता है। बैठक, संयुक्त बैठक की सूचना, संयुक्त बैठक की सूचना पहले ही दी जा चुकी हो तो क्या होगा, संयुक्त बैठक की सूचना पहले ही दी जा चुकी हो तो समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए इसके कंडीशन कितने बनते हैं, 6 कंडीशन बनते हैं। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 40 क्या कह रहा है, 40 बोल रहा है कि हर्समान सिद्धांत उपयोगिता नियम का अर्थ क्या है। हर्समान सिद्धांत उपयोगिता नियम का अर्थ क्या है, तो ये प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती है। देखिए जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं, ये हर्समान सिद्धांत उपयोगिता नियम क्या कहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखिए सिंपल सा है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए आपको समोसा, पहला बार आप एक समोसा खाते हैं, ठीक है, एक मान लीजिए समोसा डायग्राम बनाते हैं, एक समोसा खाएं आप, ठीक है, खाएं आप तो आपको क्या लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत हैप्पी हो जाइएगा, ठीक है, हैप्पी हो जाइएगा, बहुत खुश हो जाइएगा। हाँ, फिर दूसरा खाइएगा, दूसरा समोसा, दूसरा सेकंड बार समोसा खाइएगा तो आपको थोड़ा सा उससे कम खुशी होगा, ठीक है। तीसरा खाइएगा तो उससे थोड़ा और कम खुशी होगा, चौथा खाइएगा उससे और थोड़ा कम खुशी होगा, मतलब उसके बाद वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा खाने में, ठीक है। पाँचवा खाइएगा तो आपको क्या होगा, उससे हानि होने लगेगा, आपको पेट दर्द हो जाएगा, आपको बदहज़मी हो जाएगा, आपको बहुत दिक्कत होने लगेगा। तो क्या है, इसी के देखिए क्या लिख रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती है। तो इसका सिंपल से यही है कि हर्समान सिद्धांत उपयोगिता का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु को आप बार बार उपयोग कर रहे हैं तो उसका जो उपयोगिता है वो घटते जाती है। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखिए प्रथम देखिए, हाँ बौद्ध संगीति कब कहाँ हुआ था, ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं अच्छे से, इसको डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। चलिए देखिए पहले फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कहाँ हुआ था, फर्स्ट हुआ था राजगीर में,
ठीक है, 483 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व याद रखिएगा, ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके कौन थे? अजातशत्रु। किसके शासनकाल में था? अजातशत्रु, अजातशत्रु के समय में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, पहला हो गया। देखिए सेकंड देखते हैं। सेकंड हुआ था आपका वैशाली में। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके जो थे शासनकाल, किसी शासनकाल? काला शोक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सबकामी। ठीक है, ठीक है। देखिए अजातशत्रु के बाद काला शोक। ठीक है, अब देखिए थर्ड देखेंगे। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में, जो कि पटना है भी। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में ही हुआ था। ठीक है, और अशोक के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये चारों याद रखिए, हमेशा पूछता है ये। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुतिस्ता। ठीक है, पुतिस्ता, मोगली पुतिस्ता। अब चौथा देखिए, लास्ट संगति है, ये कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन में हुआ था, जो कि कश्मीर है, अभी कश्मीर में है ये। ठीक है, कुंडलवन लगभग ईसा प्रथम शताब्दी मान लीजिए। ठीक है, प्रथम शताब्दी में हुआ था। और ये कनिष्क के का शासनकाल में हुआ था, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। और ये वसामुत्र इसके अध्यक्ष थे, वसामित्र। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रथम किसके साल में हुआ था? देखिए यहाँ से मैच कीजिए। ठीक है, प्रथम किस समय हुआ था? प्रथम, देखिए प्रथम कहाँ है? ये गलत है, नहीं, इनको मिलाना है ना। ठीक है, तो प्रथम क्या पूछ रहा है? अध्यक्ष कौन किया था? महाकश्यप। प्रथम कहाँ? महाकश्यप, 2 हो जाएगा। द्वितीय किसने किस समय हुआ था? सबकामी। कहाँ है? देखिए ये हो गया। तृतीय हो गया था मोगलीपुत्र, कहाँ है? ये हो गया। और चतुर्थ वसुमित्र के समय हुआ था। देखिए ए का 2 यहाँ है, ए का 2 यहाँ है। ठीक है, बी का 3 कहाँ है? ये गलत हो गया, बी का 3 यहाँ है, तो ए आंसर हो गया। ऐसे करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको पूरा याद कर लीजिए, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, एक स्थान, ठीक है, एक स्थान ए से एक कार और एक बस एक साथ चलना आरंभ करती है। दूरी ए और बी कितनी है? दूरी बताना है। एक स्थान से कार ए, एक स्थान ए है, वहाँ से कार तथा बस एक साथ चलना आरंभ करती है। देखिए कार का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से बी पर संध्या 4:30 बजे पहुँचती है। और बस जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से संध्या 6:15 बजे पहुँचती है। देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है? देखेंगे कितना, 4:35 में ही चला है, कार चला है 60 किलोमीटर की रफ्तार से, और बस 6:15 में पहुँच गया है। ठीक है, ये लोग पहुँच गया 40 किलोमीटर प्रति रफ्तार की चल से। देखिए दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 घंटा 40 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो ये मिनट में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 60 और 100 मिनट हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे? इसको सीधे इक्वेशन बनाना है, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए हम ए बी का डिस्टेंस मान लेते हैं, कितना है? x किलोमीटर है। ठीक है, देखिए क्या करना है? कुछ नहीं, x डिस्टेंस है बटा क्या? 40, बड़ा ये है। ठीक है, बस माइनस x करेंगे बराबर 60, क्या? किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम भी हमको वैसे ही करना पड़ेगा। तो मेरा मिनट कितना है? 100 मिनट है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 60 डिवाइड कर देंगे तो घंटा में आ जाएगा। अब देखिए इसके एलसीएम लीजिए, 120 आ जाएगा। ठीक है, 40 और 60 का 120 आ जाएगा। और इसको जब हम करेंगे तो 3x ऊपर आ जाएगा, माइनस 60 2x आ जाएगा, बराबर 100/60। तो 6 इसको 2 से कट कर देंगे, ये बचा x बच गया, और ये 200 किलोमीटर आंसर। ठीक है, 200 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो हाँ दोनों क्या है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ये पूछ रहा है केवल एक पर्याप्त है, मतलब सॉल्यूशन करने में केवल एक पर्याप्त है, केवल 2 पर्याप्त है, दोनों मिलाकर पर्याप्त है, दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों मिलकर पर्याप्त है, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते 43 में। देखिए क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ये हमेशा याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिए क्रेब्स साइकिल क्या है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। आपको हम आज ही पढ़ाए हैं
वीडियो अपलोड किए हैं, देख लीजिए आके। ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसका झिल्ली है और अंदर एक संरचना ऐसी होती है और यहाँ पे ये द्रव होता है। तो ये जो द्रव होता है ना, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स है। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्रेब साइकिल कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है, ये मैट्रिक्स में होता है क्रेब साइकिल, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए यह कोशिका श्वसन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस चक्र के दौरान ऊर्जा एटीपी, ऊर्जा कौन सी निकलती है, एटीपी फॉर्म में निकलता है, NADH और FADH2 के रूप में मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 एक उप उत्पाद के रूप में निकलता है। इसे साइट्रिक एसिड चक्र या TCA चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्रेब साइकिल की क्रिया कहाँ से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को मिलान करना है, ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहा है कहाँ प्रमुख बांध है और राज्य का नाम बता रहा है। क्या है, पहला क्या है, कलनई बांध कहाँ पे है, कलनई बांध आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है, 1 का 4 यहाँ पे है। और ये क्या है, किस नदी पे भी लिख देते हैं, कावेरी नदी के किनारे है, कावेरी नदी पर है, ठीक है, सॉरी कावेरी नदी पर है ये बांध। उसके नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है आपका, तेलंगाना, याद रखिए, बार पूछता है। तेलंगाना कौन सा नदी के किनारे है, यह कृष्णा नदी के मुहाने पर है, ठीक है, हो गया। अब देखिए 2 का 1 कहाँ है, 2 का 1, यहाँ भी 2 का 1, आगे देखेंगे। चलिए पोंग बांध कहाँ है, पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में किस नदी के किनारे है, ब्यास नदी के किनारे, ब्यास नदी के तट पर है, नहीं ब्यास नदी पर है, ठीक है। चलिए कहाँ है क्या देखेंगे, सी का 2, तो ये मिल गया हमको। अब तो ये पता ही चल गया, चेरुथोनी बांध कहाँ है, केरल में, और किस नदी के हैं, सेम नाम है, चेरुथोनी नदी, ठीक है, नदी पर है। चलिए देखिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रमुख बांध भी देख लेते हैं, क्या कि क्वेश्चन हमेशा पूछता है। पहला देखिए टिहरी बांध कहाँ है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड, ठीक है। फिर देखिए हीराकुंड बांध किस पर है, महानदी पर, उड़ीसा, ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, नर्मदा नदी पर है, कहाँ है, गुजरात पे, ठीक है। आगे चलिए इंदिरा सागर बांध कहाँ है, नर्मदा पे ही है, इस पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए इतना ही देखते हैं आप, ये 5 और इधर 3, 5 और 4 8 हो गया टोटल, ठीक है, जो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में जाते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए E.B. टॉयलर ने विश्व को ही धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। दूसरा क्या बोल रहा है, रेडियो क्लिफ ब्राउन और B. मेलवॉक्सी ने धर्म से अधिक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रियाओं को माना है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही सही है, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अब इसमें क्या पूछा, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं, दोनों सही है, दोनों सही है। तो इसमें यह हुआ ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा है क्या है, कथन सही नहीं है, तो कोई नहीं है ऐसा। चलिए आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या बोल रहा है, 8 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये बोल रहा है, देखिए सिंपल सा हमको पता है, ऐसा इसकल टू होता है PRT/100 होता है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे, पहला क्या बोल रहा है, ये देखते हैं। देखिए R/T है, मान लो 100% है, ठीक है। तो R कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10% दिया हुआ है और टाइम 8%, तो 10% × 8, ठीक है, बराबर 100% हो गया। ये हो गया 80 बराबर 100% हो गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 80/100, 0 4 2 4 2 5 10, मतलब 4/5। तो ये क्या है, 40% है, 40% की वृद्धि हो रहा है, नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या बोल रहा है, 7.5
वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज मूलधन का 9/6 है यदि ब्याज की दर तथा समय में वर्षों की संख्या बराबर हो। ब्याज की दर और समय के वर्षों में संख्या बराबर हो। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम देखिए इसे पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, साधारण ब्याज क्या है 9 हो गया, पी क्या है प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। आर क्या है, आर बोला है 7.5 वर्ष तो 15/2 हो जाएगा इंटू 100, और टाइम का हमको पता निकालना है, देखना है कि सेम है तो नहीं। तो टी हो गया, फिर सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 3 3 9, 3 5 15, 5 2 20, ठीक है। 4 5 20, 4 4 16, देखिए होगा और कोई कटेगा 2, तो ये हो जाएगा 15। टी कितना हो जाएगा 15/2, 7.5 वर्ष, तो इतना आ गया। तो सही है, ये सही है, 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन 2 सही है, 1 गलत है। क्या है कि यहाँ 40% की विधि बोल रहा है लेकिन यहाँ पे 80% की विधि हो रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, मैं इस तरह पढ़ाता रहूँगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। कथन 1 क्या बोल रहा है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संप्रभुत्व जोड़ा गया और कहा गया संप्रभुत्व भारत के लोगों में निहित है, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, कथन गलत है, ठीक है। क्या है कि 42वें संविधान संशोधन में ये बोल रहा है कि संप्रभुत्व शब्द को जोड़ा गया था, जो कि गलत है, क्योंकि ये इसका प्रस्तावना में मूल हिस्सा में, प्रस्तावना का मूल हिस्सा में ही संप्रभुत्व शब्द को जोड़ा गया था 1950 में, ठीक है। 42वां संविधान 1950 में हिस्सा था ये, ठीक है। देखते हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन थे, देखिए क्रम क्या है, समाजवाद, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सब जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1950 में जोड़े गए थे, ठीक है। अब आइए, तो ये गलत हो गया। कारण देखते हैं, भारतीय संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत का संसद नहीं है, जनता है, ठीक है, जनता है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों गलत हैं, ए। अब देखिए इसमें समझ लीजिए क्या है, भारतीय संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत, शक्ति स्रोत जो होता है भारत के लोग हैं। प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग से होती है, जो दर्शाता है कि संप्रभुता और अधिकार की शक्ति जनता में निहित है, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया कि दोनों ही गलत हैं। चलिए आप 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहे हैं, मनुस्मृति का संकलन निम्नलिखित में से किस काल के मध्य हुआ था। मनुस्मृति का जो हुआ था संकलन किस काल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 200 ईसा पूर्व से, 200 ईसा पूर्व से मतलब BC से आपका 200 ईस्वी, ठीक है, 2 से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था मनुस्मृति। देखिए मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ था। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी। 48 हो गया। चलिए आते हैं 49 पे, देखते हैं क्या बोल रहा है। 49 में क्या है, इसमें पर्वत पहाड़ी दिया हुआ है सूची 1 में, और सूची 2 में भारतीय राज्यों में अवस्थित, कहाँ पे अवस्थित है। तो देखिए पहले क्या है, गड़जात पहाड़ी कहाँ पे है, गड़जात पहाड़ी कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा में, गड़जात पहाड़ी उड़ीसा में। 3 नंबर देखिए ऑप्शन ए है, इसमें भी है 3, ये दोनों गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बटुकेश्वर पहाड़ी कहाँ है, बिहार में, ठीक है, ये 1 नंबर, तो ये ए सही हो गया। अब ये धूपगढ़ पहाड़ी, धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है, और कलसूबाई चोटी उड़ीसा में है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायन नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है, ठीक है। बॉयल्स नियम, सॉरी यहाँ पे बॉयन लिख दिया है, बॉयल्स नियम होगा, बॉयल्स नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। देखिए इसके आंसर हो जाएगा नेत ताप। आप समझते हैं, देखिए बॉयल्स लॉ जो है ना, बॉयल्स लॉ जो है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, वॉल्यूम के, ठीक है। तो PV = K हो जाएगा, ठीक है, जो कि P क्या है, प्रेशर, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, और T क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर है, ठीक है, और K क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका क्या होगा, बॉयल्स नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है जब
टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, याद रखिए कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन इतना ही तक, 50 क्वेश्चन हो गया। चलिए इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए फ्रेंड्स। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें इसी तरह आगे बढ़ाते रहें और इसी तरह मेरे कॉन्सेप्ट को देखते रहिए। मैं इसी तरह आपको पढ़ाता रहूँगा बायोलॉजी। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। योद्धा डिफेंस क्लास को आगे बढ़ाते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।